हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज पेपर से बिल्कुल पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके अभी भी टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने देखा कि वो ये बोल रहे हैं बार बार कि मैम कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। कम्युनिटी पोस्ट पर एक इतना सिंपल सा सवाल मैंने बच्चों से पूछा था जिसके अंदर 5000 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था और उनमें से काफी ज्यादा बच्चों ने उस सवाल का गलत जवाब दिया, क्योंकि उसके अंदर दो ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अब ये होता है जब बहुत सी बार हम ध्यान नहीं देते, ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते, उस वजह से, ठीक है, सवाल को समझते नहीं है, उस वजह से एग्जाम में ऐसी बहुत गलतियां होने के चांसेस हैं। लेकिन हमें वो गलतियां नहीं करनी है, कैसे अवॉइड करनी है वो आज पता चलेगा। टेलीग्राम पर मैंने देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा बार बार बोल रहे हैं कि मैम पढ़ तो लिया है लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे कि मैम अब तो फोड़ कर आएंगे। हर एक बच्चे के लिए एक टिप, एक सलाह इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक एक चीज के बारे में बताऊंगी कि कल पेपर के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपका, बिना ज्यादा समय लिए। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा है उनको तो ये बात पता ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि भाई आपका 4 सेक्शन में पेपर आता है, ये आप लोगों को पता है। अभी ये मैं क्यों बता रही हूं, ये इसलिए कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर ज्यादा प्रिपेयर करने चाहिए, इसलिए बता रही हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रीडिंग सेक्शन, इसके अंदर अनसीन पैसेज आएगा तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता होगा, इसकी तो ट्रिक होती है। लेटर और आर्टिकल, ये भी तुम्हें नहीं पता होगा, इनके अगर रूल्स पता है तो ये इनमें तुम फाड़ाओगे, मुझे पता है, लेकिन यहां पर आपको चीजें पता होंगी। तो अब हमारा, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनका फोकस आना चाहिए इधर की तरफ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तैयार की जा सकती हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि आखिरकार, जैसे यहां पर देख रहे हो आप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, 2 सवाल यहां से फ्लैमिंगो में और 2 सवाल लॉन्ग आंसर टाइप में, एक सवाल लॉन्ग आंसर टाइप का, उसके बाद विस्तृत से 2 सवाल और 1 सवाल लॉन्ग आंसर टाइप, उसके बाद सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन जो आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है। पोइट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की है। अगर रातों रात सारी पोम पढ़कर चले भी गए 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 पोम ऐसी बताई है जिनके सेंट्रल आइडिया याद करके ही करके जाओ। आज सुबह की क्लास में 4-4 पॉइंट्स बताए मैंने कि वो सेंट्रल आइडियाज के अंदर लिखाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करके जाना है प्रिपेयर, कहां से इनमें सवाल आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कहां से पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप कहां से पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखना, अब आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अगर हम फ्लैमिंगो बुक की बात करें तो आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैंने जब मॉडल पेपर देखे या प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसके अंदर मैंने ये नोटिस किया कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी हम एनालाइज ही कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के दम पे मैं आपको बता सकती हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तो पक्का 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 सवाल शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा ही। तो आपको क्या करने हैं, इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज रात में ही प्रिपेयर कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। एटलीस्ट आप याद नहीं कर रहे तो एक बार रीडिंग मार लो, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, कोई सवाल आ जाए तो आप कर पाओ। और जिन बच्चों ने पढ़े हैं सवाल, वो इन तीनों चैप्टर्स के सवालों को अच्छे से कर जाओ। और जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है वो 4th और 5th चैप्टर में से आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर में से। तो इन दोनों चैप्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा कीवर्ड्स के साथ, की फ्रेजेस के साथ, इनके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनके साथ एक बार रिवीजन करके जरूर जाना कि भाई इसके अंदर, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिगो चैप्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके अंदर जैसे सिविल डिसोबीडियंस, टर्निंग पॉइंट, सेल्फ रिलायंस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इन तीनों से रिलेटेड चीजें आप पढ़कर जरूर जाना, ऐसे आपको चौथा और 5वां चैप्टर अपना प्रिपेयर करना होगा। अब हम बात करें अगर विस्तृत की, ठीक है, तो विस्तृत के अंदर अगेन शॉर्ट आंसर टाइप
और लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की संभावना थर्ड लेवल, टाइगर किंग, एनिमी और जर्नी, इन चारों में से है। थर्ड लेवल, टाइगर किंग, एनिमी और जर्नी, इन तीनों में से, चारों में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इनके सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को रीड ज्यादा अच्छे से करके जाएंगे। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आएगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आप अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, द टाइगर किंग, डॉक्टर सदाव वाला और मिस्टर लैम वाला, ठीक है, शुड विजर्ड ये वाला अपना टाइगर किंग वाला, एनिमी वाला और ऑन द फेस ऑफ इट वाला, इन तीनों चैप्टर्स के थोड़े से ना कैरेक्टर स्केच देख के जाना। जैसे टाइगर किंग किस तरीके का इंसान था, बहुत ज्यादा सेल्फिश था, ठीक है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा था, केवल अपने बारे में सोच रहा था, समझ रहे हो। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो इनके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, पर अलग तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस केस के अंदर क्या करना है मैं बताती हूँ कैसे। जैसे अच्छा, एक एग्जाम्पल वैसे ही बता देती हूँ, मैं लिख के नहीं लाई वो वाला सवाल, बट मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, इनके कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड सवाल ऐसे आ सकता है कि भाई डॉक्टर सदाव का, ठीक है, क्या इंप्रेशन आप बनाओगे अपने ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग, कि उन्होंने सही किया या गलत किया। तो यहां पर डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर के बारे में ही तो पूछा कि किस तरीके का इंसान लगा वो आपको, राइट। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाव एज अ ह्यूमन बीइंग इन द चैप्टर इन द एनिमी, कि आप क्या बनाओगे। तो आपने वहां पर लिखना डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच ही है और कुछ नहीं। समझ में आई जो क्वेश्चन का तरीका। तो ये तीनों चैप्टर में मतलब टाइगर किंग के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, डॉक्टर सदाव के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, मिस्टर लैम के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मिस्टर लैम ने डेरी का एटीट्यूड कैसे बदल दिया, ठीक है, लाइफ को देखने का नजरिया कैसे बदल दिया, उसमें आप मिस्टर लैम के बारे में तो बताओगे कि भाई ऑप्टिमिस्टिक बंदा था, ठीक है, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता था, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। समझ में आई बात। तो उसमें सारी बातें क्या लिखनी होंगी, आपको लैम की लिखनी होंगी। पर यह सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा गया, घुमा के पूछा गया कि भाई मिस्टर लैम की आइडेंटिटी ने, कैरेक्टर ने कैसे दूसरे बंदे की लाइफ चेंज करी। तो कुछ तो पर्सनालिटी रही होगी उसकी, समझ रहे हो, जो सवाल के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो इन तीनों के एक बार देख जाना, ठीक है। चलो, तो ये हो गई थोड़ी सी बातें उन चैप्टर्स से रिलेटेड जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में प्रिपेयर करके जाने हैं। अब ग्रामर वाली बात, ये ओवरऑल पेपर के नजरिए से हम बात करेंगे, ठीक है, केवल ग्रामर सेक्शन से ही नहीं, ओवरऑल टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रूल्स, अब देखो, एक तो टेंसेस के सारे रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने ही होने चाहिए, और उनकी पहचान, क्योंकि आपको आपका आंसर अगर हिंदी में पता है, समझ रहे हो, तो उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज प्रेजेंट में पूछी गई है तो मैं प्रेजेंट में जवाब दूं, ठीक है, पास्ट में पूछी गई है तो ऐसे जवाब दूं। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहचान याद रखनी होगी। जो भी टेंसेस आपने पढ़े हैं थोड़ा सा देख के जाना कि किस तरीके के हिंदी के सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कौन सा टेंस लगाकर। क्लियर है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। अब टेंसेस जरूरी क्यों है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए जरूरी है, नैरेशन के लिए जरूरी है। तो टेंसेस के रूल्स कैसे बदलते हैं जब हम नैरेशन कर रहे हैं, जब हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको मत भूलना। सारे रूल्स एक जगह लिखे हुए हैं, मैंने आपको पीडीएफ दिए हुए हैं, आप सभी बच्चे उन पीडीएफ से सारे रूल्स को एक साथ याद कर सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनकी टेबल मैंने दी हुई है,
मेरे टेलीग्राम पे ही, भूमिका चौहान वाले पे ही, और वहां से भी आप एक साथ सारा रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम में जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल दिया है, सिंथेसिस का सवाल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन में मान लीजिए आपको जैसे चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ध्यान रखना है कहां पर हैड लगाना है, कहां पर नो सूनर हैड लगाना है, कहां पर नो सूनर डिड लगाना है। समझ रहे हो? वो चीजें आपको थोड़ी सी अभी देखकर जानी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाने हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब आंसर लिखते समय अपनी टेंस का ध्यान जरूर रखें कि किस टेंस में पूछा गया है, किस टेंस में जवाब दे रहे हो। क्लियर है ना ये बात? दूसरी चीज, सिंथेसिस जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर आप लोगों को कंजंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जाने से पहले एक बार कंजंक्शंस पर नजर मार के जरूर जाना कि कहां पर, जैसे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कौन कौन से कंजंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं, फैन बॉयज का इस्तेमाल कैसे होता है, कहां पर एंड लगाना है, ठीक है, कहां पर दो चॉइस दी हुई है तो आइदर और लगाना है। समझ में आया? कहां पर कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें येट लगाना है। ये छोटी छोटी चीजें कि ये पूछा होगा तो ये कंजंक्शन, ये पूछा होगा तो ये कंजंक्शन, ये एक थोड़ी सी चीज जाके देख के जानी है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, या तो पेपर आता होगा या पेपर नहीं आता होगा, ठीक है। बहुत सी बार ओवर एक्साइटमेंट में भी चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। बहुत सी बार जब कुछ नहीं आ रहा होता तो भी प्रेशर में ऐसा होता है कि भूल जाते हैं चीजें। और बहुत सी बार नर्वस इतने हो जाते हैं, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली सब खिचड़ी अंदर पक जाती है। तो खिचड़ी अगर पक रही है तो वो पकी हुई खिचड़ी को स्वादिष्ट कैसे परोसना है टीचर के सामने, ठीक है, वो काम आपका है। आई बात समझ में? अब शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, ये मैं किस लिए बता रही हूं। आप बच्चे सोचते हैं जब हम आंसर्स वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया हमें बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सब चीजें। ऐसा कुछ नहीं करना। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस में अपने लिटरेचर के आंसर, अपने राइटिंग सेक्शन के आंसर, अपने रीडिंग सेक्शन के आंसर लिख कर आने हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। और करेक्ट दी सेंटेंस वाले में प्रेपोजिशन, सिंटेक्स और टेंस, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। जो भी करेक्ट दी सेंटेंस वाला क्वेश्चन आया है उसके अंदर, तो इसके लिए ये तीन टॉपिक के रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स, वो जरूर देखकर जाना, ठीक है। सिंटेक्स की मेरी अभी रिसेंट ही एक वीडियो बना के डाली थी, वो वाली वीडियो देख लेना। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात, मैम आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट, 40 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, 150 में, 100 में, क्या करूं? अगर आंसर लिखते लिखते 40 के 50 हो गए, क्या करूं? हो गए, कोई बात नहीं। सुन मेरी बात, 4 सवाल में से किसी एक सवाल में तू 40 का 50 का 60 चला गया, जाना नहीं है, पर तू बह गया, है ना मेरे बच्चे। अगर आप बह गए लिखते लिखते, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको उससे सबक लेना है कि ये जवाब तो मैंने बहुत लंबा लिख दिया, सारे जवाब ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे पता है, इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वर्ड लिमिट मेंटेन कैसे होगी। जब आप टाइम मैनेज करोगे, आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे ये वाला सेक्शन 1 घंटे में करना है, तुम्हारी वर्ड लिमिट अपने आप मैनेज हो जाएगी। तुम एक्स्ट्रा लिखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उस समय के अंदर वो पूरा करना है। वर्ड लिमिट रखी ही इसलिए जाती है ताकि समय पर बच्चों का पेपर पूरा हो सके, बच्चे उसमें रामायण, महाभारत या कोई और वेब सीरीज ना लिखाएं। समझे? इसीलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट होगा तो वर्ड लिमिट अपने आप मेंटेन हो जाएगी। अब आप सोचोगे मैम 40 वर्ड, 80 वर्ड, 100-150 वर्ड्स में लिखना है, क्या करें मैम, नहीं समझ में आ रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना,
उनमें तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, तो डायरेक्ट जवाब देना है। अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट ही जवाब देना है। लेकिन अगर कहानी पूछी जा रही है, जस्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, इलैबोरेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें उसने थोड़ी सी छूट दी है। तो 2 नंबर वाले में जो पूछा है डायरेक्ट वो बता दो, जो पूछा है डायरेक्ट वो बता दो। लेकिन जब लॉन्ग आंसर की बारी आती है, वहां पर आपको अपना आंसर फ्रेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे पैराग्राफ में तोड़ना भी जरूरी है कि पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे हमारी बॉडी होती है ना। अब इस ऊपर सर है, फिर ये है, कंधे हैं, फिर कमर है, फिर घुटने हैं, फिर पैर है? बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम सही से काम कर पा रहे हैं। अगर मेरा सर पैरों में लगा हुआ हो, यहां लगा हुआ हो, यहां लगा हुआ हो, मेरे हाथ पैरों की जगह हाथ लगे हो, कुछ मजा आएगा किसी को देखने में? कहेंगे यार क्या बना दिया ये, है ना, समझ नहीं आएगा लोगों को। आंसर में भी यही होता है, आंसर में भी यही होता है। अगर कंक्लूजन इंट्रोडक्शन की जगह, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की जगह बॉडी का पता ही नहीं है, सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा बेटा। टीचर का भी आंसर देखने का मन नहीं करेगा। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। जब आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप लिखने को दिया है तो उसके अंदर उसके बारे में बताओ कि भाई ये चैप्टर का नाम है, ये इसका राइटर है, और उसके बाद इसने इसमें इसके बारे में बात की है। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया डीप वाटर से लॉन्ग आंसर टाइप में, मान लो सवाल आ गया। अब आप सबसे पहले बताओगे कि ये डीप वाटर के अंदर विलियम डगलस ने अपने जीवन की कहानी बताई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे डर से हमें काबू पाना है। इस कहानी के अंदर ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कि भाई इस चैप्टर में विलियम डगलस ने हमें अपने जीवन की, ऑटोबायोग्राफिकल है ना वो चैप्टर, आत्मकथा है ना, तो ये उनकी आत्मकथा है जिसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेन बॉडी, जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में, और फिर कंक्लूजन कि इस तरीके से विलियम डगलस ने अपने डर पर काबू पाया। खत्म। या अगर पूछ लिया कि भाई पानी में डूब रहा था जब वो स्विमिंग पूल में, कैसे उसने प्लान बनाया, तो आप पहले शुरुआत में बताओगे भाई ये डगलस ने लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है, कैसे उसने अपने डर पे काबू पाया। एक बार क्या हुआ, बचपन में पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था, वहां ऐसे ऐसे हुआ तो उसको पानी का डर बैठ गया, उसने फिर YMCA पूल ज्वाइन कर लिया कि भाई मैं सीख लूंगा। वहां पर भी हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया कि एक लड़के ने उसे डाल दिया पानी में। उसने पूरा प्लान बनाया, ऊपर आने का प्रयास किया, आया नहीं गया, ठीक है, 3-4 बार उसने प्रयास किया, उससे आया नहीं गया ऊपर। उसके बाद उसे ऐसे लगा कि मेरी तो टिकट कट गई है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से उनके अंदर जो पानी का डर था वो और ज्यादा बैठ गया, ये कंक्लूजन में आएगा, और उसके बाद वो कभी भी पानी के नजदीक नहीं गए, राइट। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया और अपने इस डर पर इंस्ट्रक्टर के जरिए काबू किया, पूरा सीखा और उस डर को अपने अंदर से निकाल फेंका। चलो एग्जाम्पल दे रही थी मैं ये आपको, ठीक है। अब अगर कोई भी सवाल ऐसा है जिसके अंदर आपको ये पूरा लिखना है, जैसे लॉन्ग आंसर में आपको पूरा 7 नंबर में सारा कुछ लिख कर आना है, तो 3 जो चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर्स के जो भी कीवर्ड्स या की फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं उन्हें जरूर लिख कर आना। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा आंसर कैसे बनाऊं, लेकिन तुम्हें डगलस के बारे में इतना याद है कि भाई वो बहुत डर रहा था पानी से, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा था पानी से, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड था, ठीक है, उसने हार नहीं मानने वाला बंदा था। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, फियर ऑफ वाटर, डिटर्मिन्ड,
ये इनको अंडरलाइन करके आओ, यही छोटी छोटी चीजें अंडरलाइन करनी है। चैप्टर का नाम जो स्टार्टिंग में लिखा है वो अंडरलाइन करके आओ। अब एक चीज और जहां पर आप वर्ड लिमिट से बाहर जा सकते हो, जब आप ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो, उल्टी नहीं करनी पेपर पे, ठीक है। टीचर को उल्टी पसंद नहीं है, टीचर को क्या पसंद है, वर्ड लिमिट के अंदर चीजें, कि बच्चा भटके ना, अपनी तमीज में रहे, है ना। जितना पूछा उतना बताए, टीचर ऐसे ही करता है। अब हम वर्ड लिमिट क्रॉस कब कर जाते हैं, जब हम ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप में शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप में लॉन्ग आंसर टाइप। तुम्हें लगेगा 2 नंबर का सवाल तुम्हें बहुत आता है, लगेगा, लेकिन उसमें तुम्हें तुम्हारे लगने या लगने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। उसमें आपको अपने इमोशंस पर, जज्बातों पर काबू पाकर क्या करना होगा, छोटा ही लिखना होगा, तभी नंबर मिलेगा। लंबा लिख दोगे नंबर काट लेगा। और जो लॉन्ग आंसर है उसमें तुम्हें पता ही नहीं है क्या लिखना है, ठीक है, तो उसमें तुम थोड़ा सा ही लिख कर आ रहे हो। लिख के तो आना है, अगर बिल्कुल नहीं आता तो लिख के तो आना है, पर अगर आता है तो स्ट्रक्चर बनाना है पूरा उसका, ठीक है, पैराग्राफ में तोड़कर लिख के आना है, समझ रहे हो, एक ही साथ पूरा नहीं लिख देना। क्लियर है। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चीजों को, 2 नंबर के सवाल को 2 नंबर की तरह, 4 नंबर के को 4 नंबर की तरह, 7 नंबर के को 7 नंबर की तरह। एग्जाम्पल। अब एक चीज और, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि फोकस क्या पूछा है। जब आप फोकस नहीं करते ना, आपने देखा सदाओं से है, समरी लिखने बैठ गए। आपने देखा डीप वाटर से सवाल है, डीप वाटर की समरी लिखने बैठ गए। अरे नहीं भाई, फोकस करो क्या पूछा है। जिस भी इवेंट के बारे में पूछा है उसी इवेंट के बारे में थोड़ा विस्तार में लिखो बस। जब इस चीज पर फोकस कर लोगे कि सवाल में क्या पूछा है, अपने आप वर्ड लिमिट मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि तुम फिर इधर उधर की रामगाथा नहीं लिखोगे। लेकिन अगर नहीं आता, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो लिखाना रामगाथा भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उनको सलाह नहीं दूंगी जिन बच्चों को कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत भी, ठीक है, वो ऐसा मत करना, क्योंकि छोड़ के आना तो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए बोल रही हूं। अब क्वेश्चन क्या है और कहां से है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सी बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ लिया समझ ही नहीं आता। और जैसे ये सवाल है, मान लो, ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ के गया, उस बेचारे को समरी पता है, उसके लिए मान लो उसने पूछा व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है और कहां से आया है, बहुत सी बार आपको सवाल ही समझ नहीं आएगा, ऐसा होगा। जैसे इस सवाल में होगा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब चैप्टर तो डिटेल में पढ़ा ही नहीं है, कैसे पता चलेगा कहां से पूछा है। थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं ना सवाल के पता लगने के, कि कहां से लाइन उठा के दे दी। कीवर्ड पे जाओ, किस पे ज्यादा फोकस है, फियर। फियर कौन सा चैप्टर है जिसमें फियर के बारे में बात की गई है, डगलस, सबसे ज्यादा बात की गई है। देखो, जब हमें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, हम उसको छोड़कर आए, उसकी बजाय हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके कैसे पता लगा सकते हैं। हो सकता है ये ट्रिक हर बार काम ना करे, पर 95 टाइम्स काम करेगी। डर की बात किसमें की है, डगलस में की है, वहां से हो सकता है। अब डगलस को क्या क्या डर था, कैसे डर ओवरकम किया, ठीक है, कैसे उसके अंदर डर बैठा, सब लिख दो, जस्टिफाई हो जाएगी स्टेटमेंट। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। भाई हमें डर से ही डरना चाहिए कि हमें डर लगे ही ना, है ना। अगर हम उसको सामना कर लेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, राइट। सो कुछ चीजें हैं, सबसे पहले क्या करना है, सवाल को रीड करना है।
ठीक है, पढ़ लिया, फिर उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है उसकी बात कर रही हूं, ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। उसके बाद हाईलाइट किए कीवर्ड, जैसे हमने फियर, फियर हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ब्रेक डाउन करो। किसे ब्रेक डाउन करो? चैप्टर के अंदर कहां कहां पर बात हुई है फियर के बारे में। समझ में आ जाएगा ना, कीवर्ड से समझ में आ जाएगा कि अच्छा डर के बारे में तो डगलस में बात हुई है। अच्छा, अब सारे इवेंट्स को तोड़ लो कि भाई यहाँ पे भी डर की बात थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी। कैलिफोर्निया के बीच पे YMCA पूल में उसके बाद सारी फिशिंग स्पोर्ट्स वगैरह, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब हैम्पर हो गए थे उसके। यहाँ पे डर की बात की है। एंड में जब बिल्कुल उसे लगता है कि डर बचा ही नहीं है मेरे अंदर, वो वाला भी लिखो कि वो वहां गया तैरने, बॉम लेक में गया तैरने, सब कुछ वर्ड लिमिट के अंदर। ये कब हो पाएगा? जब एक चीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करोगे, एक चीज को एक ही बार एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको वहां पर लिखने हैं। अब इसकी बात कर रही थी मैं कि जब यहां पर सवाल आप देख रहे हो व्हाट से शुरू हो रहा है। हमारे को दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता है। कौन से वाले? एक यस और नो वाला और एक WH वर्ड वाला। WH वर्ड से शुरू है मतलब कुछ तो पूछ रहा होगा ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन रीजन मांग रहा होगा ना। तो बस यहां पर अब बोला व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म। अब यहां पे बोला इंप्रेशन। इंप्रेशन शब्द तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हो कि क्या इंप्रेशन झाड़ रहा है ना। इंप्रेशन बनाना पड़ता है, मतलब कि एक छाप। अब छाप, सदाव, ह्यूमन बीइंग, खत्म। समझ में आ गया कि कैरेक्टर स्केच पूछा है सदाव का। डू यू फॉर्म तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें डॉक्टर सदाव जैसा होगा वैसा ही लिखोगे ना। सवाल को ऐसे तोड़ के समझना, और इसीलिए मैंने बोला सवाल पर फोकस कैसे होगा। उसे रीड करो, ट्रांसलेट करो, कीवर्ड्स देखो क्या पूछा है, केवल उसी का जवाब दो। अपने आप वर्ड लिमिट मैनेज हो जाएगी, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा, और अपने आप टीचर मार्क्स देगा, क्योंकि जो पूछा है वही आप बता कर आओगे। क्लियर है? अब ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। अब कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी पॉइंट है ये, ठीक है, जो आपके लिए है। प्लीज ध्यान से सुनना। केवल ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, केवल ब्लैक और ब्लू पेन का। कोई वाइटनर नहीं, कोई हाइलाइटर नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई कटर नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई रबड़ नहीं। कोई रबर, पेंसिल, स्केल का तो यूज होगा लाइन खींचने में। रबर, पेंसिल, हाइलाइटर, वाइटनर बिल्कुल यूज मत करना, बिल्कुल भी यूज मत करना। अब ये की लाइंस, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कब करना है? जब पेपर हो जाए। अब मान लो पेपर होने के बाद समय नहीं बता, तो ऐसा नहीं करना। कब करना है? जब सवाल पूरा कर लो। ऐसा नहीं है कि लिखते चल रहे हो, अंडरलाइन करते चल रहे हो। बहुत बच्चों के ये सवाल आए, मैम जो कीवर्ड्स है उन्हें काले पेन से लिख दे। अरे पेपर में पेन ही बदलते रहना है क्या? पेन पे फोकस नहीं, पेपर पे, सवाल पे फोकस। इसीलिए पहले जवाब पूरा लिखो और फिर अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन करते समय ये नहीं है कि मेरे बच्चे तू पूरा अंडरलाइन करता ही चला गया, समझा? वही चीज जिस पे चाहते हो टीचर ध्यान दे। समझ में आई बात? कैसे अंडरलाइन करना है, क्या अंडरलाइन करना है, कितना अंडरलाइन करना है। पूरा पेपर लाइनों लाइनों से मत भर देना, बिल्कुल मत करना ये काम। बच्चे करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में कर देते हैं। अब हर एक सेक्शन के बाद एंड में लाइन बनाना। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हर एक सवाल के बाद लाइन बनाएं। ये हम भी करते थे, ठीक है, हमने बच्चों को बोला भी कि ऐसे करो पेपर अच्छा दिखता है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आया? उसमें प्रॉब्लम ये आया कि शुरुआत में तो बहुत टाइम है, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हैं, सेक्शन अंडरलाइन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर दिक्कत कहां हुई?
दिक्कत वहां हुई जब अंत में समय कम पड़ने लगा, क्योंकि जो कीमती समय था वो तो लाइंस खींचने में, लाइंस ड्रॉ करने में खत्म कर दिया। ये चीज नहीं करनी। सवाल कर लिया, नॉर्मल चीजें जो 2-3 है अंडरलाइन कर दी, आगे बढ़ गए। अब हर सवाल के बाद अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, हर सेक्शन के बाद एक लाइन खींच देना, ठीक है। अपना आर्टिकल, अपना लेटर नए पेज से शुरू करना। वर्ड लिमिट में अगर रहकर लिखोगे, लेटर एक पेज पर आ जाएगा। वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे, ज्यादा खुला खुला लिखने की कोशिश करोगे, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, जो मैं इतना सजेस्ट नहीं करती। आर्टिकल के अंदर हेडलाइन, बायलाइन दोनों लिखनी जरूरी है, भूलना मत। पॉइंट्स में आर्टिकल मत लिख कर आना। आर्टिकल को ब्रेक करना है, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉजेज या इफेक्ट्स, कंक्लूजन में। समझ में आ गया यहां तक। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओवरराइट करते हैं। मतलब कि ये मान लो एक कोई सेंटेंस, मतलब मैंने लिखा ब्रेव, ठीक है, बाई चांस इसमें गलत हो गया, ब्रेवल लिखा गया मुझसे, बच्चे क्या करेंगे, लग जाएंगे कि टीचर को पता ना चल जाए, घिस दूं इसे मैं। तुम्हें एक लाइन खींचनी है बस, दैट्स इट, खत्म, ओके, टाटा। आगे सही वर्ड लिख दो। कोई लंबी लाइन भी गलत हो जाती है, केवल एक लाइन ड्रॉ करो, कोई उस पे व्हाइटनर वगैरह 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 चलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। अब एक बार जो सेक्शन शुरू कर दिया, उसी सेक्शन को कंप्लीट करना। कोई सवाल नहीं आ रहा है, स्पेस छोड़ देना, अगले सेक्शन पे आ जाना। पर ये नहीं सेक्शन ए का पहला सवाल, फिर सेक्शन बी का तीसरा सवाल, सेक्शन सी का चौथा सवाल, ये नहीं करना। टीचर को परोस के देना है थाली, कि वो बढ़िया तरीके से खा सके। तो इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सही मेंशन करना। अंत में जब तब समय मिले तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। अब एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जब पेपर मिलता है शुरुआत के 15 मिनट में, पढ़ने का टाइम दिया ना, पढ़ना ही है मेरे बच्चे, आंसर सोचने नहीं बैठना। पढ़ना है और ये सोचना है कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन सा सेक्शन पहले करूं, दो ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन उठाऊं। पेपर में बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, मुश्किल टॉपिक नहीं उठाना, मुश्किल सवाल नहीं उठाना। दोनों सवालों को देखो, फोकस करो, किसके बारे में ज्यादा पता है उसके बारे में लिख कर आओ, वही सवाल उठाओ। जो नहीं आ रहा आगे बढ़ जाओ, राइट। जिंदगी में भी किसी का इंतजार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। पेपर में सवाल नहीं आ रहा, उस समय के लिए आगे बढ़ जाओ बिना समय वेस्ट किए। अंत में समय बचे तब देना उसको समय। राइटिंग सेक्शन, फॉर्मेट, बॉडी, 100 बार चिल्ला चिल्ला के जो लाइंस याद करवाई हैं, जो फॉर्मेट बताया है, अगर सवाल समझ नहीं आ रहा, जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करके वो फॉर्मेट जरूर छाप के आना। ये उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं आता, जो ये 10 नंबर का सवाल खाली छोड़कर आने की सोच रहे होंगे, लेकिन जिन्हें आता है वो उस फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो करेंगे। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ डेट लिखनी है, कहाँ नहीं लिखनी, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, एक पेज में खत्म करना है, ये लाइंस बताई थी वही लाइंस लिखनी है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। कीवर्ड्स पर फोकस करना है, बार बार बोल रही हूं। अब ग्रामर और स्पेलिंग, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं कि भाई बहुत अच्छी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो टीचर 1 नंबर फालतू दे देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, वो नहीं होता। ठीक है बच्चा, क्या होता है कि अगर ज्यादा ग्रामर खराब, ज्यादा स्पेलिंग की दिक्कत, टीचर नंबर काटता है इसके।
तो ये हमारे नंबर खाने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। ये सही होंगे तो आपका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा, गलत होंगे थोड़ी सी भी कमी होगी ये वाले नंबर आपसे ले लिए जाएंगे। अब कॉन्फिडेंस में गलत सवाल नहीं उठाना, बार बार बोल रही हूं, बिल्कुल नहीं उठाना है कॉन्फिडेंस में गलत सवाल कि ये भी आता है ये भी आता है, कोई सा भी उठा लिया, नहीं। सोचो, देखो किसके बारे में ज्यादा पता है, वही लिखो, वही सवाल उठाओ। लॉन्ग में शॉर्ट, शॉर्ट में लॉन्ग, ये बात मैं बता चुकी हूं आपको कि लॉन्ग आंसर में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग आंसर में बच्चे क्या करेंगे, छोटा कम लिख कर आते हैं या सारी गाथा ही लिखाते हैं, क्रॉस कर देते हैं, या शॉर्ट में लॉन्ग आंसर लिखाते हैं किसके बारे में तो मुझे बहुत पता है मैं सब लिख दूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और 8 दिन लगातार हमने साथ में पढ़ाई की और क्लासेस की, क्वेश्चंस किए, मेहनत करी जमकर, ईमानदारी से, और एक बहुत ही अच्छा मैं बॉन्ड कहूंगी कि मेरा बच्चों के साथ बना इन 7-8 दिनों में। टेलीग्राम पर भी मैंने मैसेजेस देखे, सब चीजें मैंने देखी और करी, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। आज शाम को जब सोच रही थी कि कल बस एक क्लास बची है फिर ये बच्चे चले जाएंगे, तो कल सुबह क्लास होगी, उस क्लास को रिवीजन की तरह लेंगे, जो भी अब तक सवाल करे उनको रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपके जूम कॉल पे मिलूंगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे पता था कि उसमें समय जा रहा था, ठीक है। तो मैंने आपकी बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस भी इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम देना था कि जो चीज बताई है वो पढ़ पाओ, ठीक है। अब कल मैं नोएडा आ रही हूं, नोएडा के जो सेंटर्स हैं वहां पर, जूम कॉल पर नहीं आ पाई कोई बात नहीं, नोएडा के अलग अलग सेंटर्स पर मैं आ रही हूं आप लोगों से वहीं पर आपकी एग्जाम के बाद ये पूछने के लिए कि पेपर कैसा गया। तो मैं आशा करती हूं कि मुझे यही सुनने का मिलेगा कि मैम फोड़ कर आए हैं पेपर को, ठीक है। सो अगर तुम्हें लग रहा है अभी भी कि तुम नहीं कर सकते हो, बेटा तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो एक चीज बस जो आज करनी है, जितना अभी तक पढ़ लिया है वेल एंड गुड, जो थोड़ा बहुत बचा है कवर करो, खत्म करो, सो जाओ, 6 घंटे की नींद लो, सुबह जल्दी उठ जाओ। दिन बहुत क्योंकि लंबा होने वाला है, नींद पूरी लेनी जरूरी है। पेपर देने जाने से पहले बहुत सारा खाना वाना खा के मत जाना, ठीक है। नॉर्मल अपने हल्का फुल्का कि तुम्हें भूख ना लगे, ऐसा जिससे तुम्हें एनर्जी मिले, ऐसी चीजें खाकर जाना। और क्योंकि ज्यादा खाना वाना खा के चल जाओगे फालतू ही परेशानी होगी पेपर के अंदर, है ना, नींद वींद आने लग गई, दिमाग नहीं चल रहा, हल्का फुल्का खा के जाना। सुबह नाश्ता कर लेना अच्छा सा, और उसके बाद जब पेपर देने जाओगे तो हल्का फुल्का कुछ कुछ खा के चले जाना, फ्रूट्स वगैरह खा लिए, बनाना खा लिया, इस तरीके की चीजें। सो अब समय है आपको बाय कहने का। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत देर तक सोच विचार के मैंने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके आप लोगों को ये बातें बताने का सोचा कि एक बार बता देती हूँ फटाफट से, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसे फॉरवर्ड करके आई होप देख लिया होगा आप लोगों ने। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम के बाद जरूर बताना मुझे कि पेपर कैसा गया। मैं आऊंगी नोएडा कल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।